बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपका प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें आज हमारे प्रोग्राम में होंगी और पहली खबर जिसके चर्चे हैं कल से अब तक और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज को भी इसने जो है वो हाथ रुक गया है और जो आवाज़ उठ रही थी अब कंट्रोवर्सीज जो है हमें नज़र नहीं आएंगी। जनरल नदीम अंजुम की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान से हुई, इसकी अंदर की कहानी राय साहब हम आपसे डिस्कस करेंगे। और फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मुल्कगीर एहतजाज हो रहा है पंजाब में ख़ुसूसी तौर पर, और इस एहतजाज के हवाले से भी क्या ओपोजिशन जाकर हाथ मिलाएगी, क्योंकि सर हाथ मिलाने का मौसम है और लोग फिर रहे हैं हाथ मिलाने के लिए, तो हमें देखना होगा कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कौन हाथ मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है। और फिर शेख रशीद साहब ने भी कुछ कहा है। राय साहब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुलाकातें फिर हाथ मिलाने की बात आ रही है, तो कौन हाथ मिला रहा है, कौन रातों को मिल रहा है, शेख रशीद साहब का बयान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले राय साहब, ये जो मुलाकात हुई जनरल नदीम अंजुम की प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान से, बहुत हमें भी इंतज़ार था और पाकिस्तान की आवाम को भी इंतज़ार है, और ख़ुसूसन इस मुलाकात के ना होने का शायद इंतज़ार जो नहीं था वो अपोजिशन को था कि मुलाकात ना ही हो और कुछ ऐसे नए नाम आ जाएँ जो इस मुलाकात में शामिल हों, ताकि ये जो खलीज पैदा होती हुई हमें नज़र आ रही थी फ़ौज और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान, इमरान खान के दरमियान, इसका फ़ायदा उठाया जा सके। राय साहब, क्या हुई मुलाकात और बुनियादी मकसद क्या था इस मुलाकात का, और अब आप कैसे देख रहे हैं, खलीज कम हो गई है या कभी थी नहीं, और अगर है तो अपोजिशन सर क्या फ़ायदा उठाएगी इसका? देखिए आशिफ साहब, इस मुलाकात की कहानी भी अपने व्यूअर्स को सुनाते हैं, और इस मुलाकात से पहले जो एक नई और बड़ी खौफनाक किस्म की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की अपोजिशन ने, उसका जिक्र करना भी बहुत ज़्यादा अहम है। क्योंकि पहले तो ये पूरा एक तासुर बनाने की कोशिश की गई थी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दरमियान बहुत सख्त कशीदगी पैदा हो गई है और जनरल बाजवा हुकूमत के ख़िलाफ़ भी कोई इकदाम कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद हाशमी साहब, जो एक नई साजिश तैयार की गई, उस साजिश के तहत दो बड़े ख़तरनाक इल्ज़ामात लगाए गए। एक तो इस तरह की अफवाहें फैलाई गईं, इस तरह की इतलात फैलाई गईं अपोजिशन की जानिब से, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से और मुस्लिम लीग नून के जो करीबी हल्के समझे जाते हैं उनकी जानिब से, कि ISI के अंदर बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं और कुछ अफसरान को उनके ओहदों से हटा दिया गया है। और एक तासुर ये भी दिया गया कि मरियम नवाज़ ने अपने स्टेटमेंट्स में एक जो कर्नल साहब का जिक्र किया था एक मरतबा, तो उनको भी उनके ओहदे से हटा दिया गया। उसके बाद जिसका क्रेडिट लेने के लिए मरियम नवाज़ की वो जो ट्वीट थी, उसको इतने दिनों के बाद रीट्वीट किया गया और उस स्टेटमेंट को भी दोहराया गया। और मुस्लिम लीग नून के कैंप के लोग, या आप कह सकते हैं कि उनके जो हमदर्द लोग हैं जो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव भी होते हैं, उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि नए DG ISI जो चार्ज संभालेंगे, उन्होंने इससे पहले जनरल फैज़ हमीद के लगाए गए तमाम अफसरान को फारिग कर दिया है, यानी नौकरी से निकाल दिया है, और इस तरह वो कोई इस तरह का ISI के अंदर कोई माहौल बनाएंगे जो कि इंटायरली डिफरेंट होगा जिस किस्म का माहौल जनरल फैज़ हमीद ने बनाया था। उसके अलावा मरियम नवाज़ ने और जो मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने ISI के कर्नल साहब पर ये इल्ज़ामात भी लगाए थे कि ये जो कर्नल साहब हैं ये पार्लियामेंट जाते हैं और पार्लियामेंट में ये मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली और जो दीगर अपोजिशन के अरकान कौमी असम्बली हैं उन पर दबाव डालते हैं कि हुकूमत जिस किस्म की कानून साजी करना चाहती है आपने उसकी हमायत करनी है, या अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन कोई मूव करे, मिसाल के तौर पर कि अगर तहरीक अदम एतमाद वगैरह लाए, तो ये जो कर्नल साहब हैं ये पूरा वहाँ पे पॉलिटिकल मैनेजमेंट करते हैं। ये मरियम नवाज़ के इल्ज़ामात थे, लेकिन आज तक उन्होंने इसके कभी कोई शवाहिद भी नहीं दिए। और जो 84 अरकान कौमी असम्बली हैं मुस्लिम लीग नून के, उनमें से किसी एक ने भी कभी ये नहीं कहा कि ये जो कर्नल साहब हैं ये हमारे पास आए थे और इन्होंने हम पर दबाव डालने की कोशिश की। हत्ता कि जो अपोजिशन की दीगर जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है जो पहले PDM का हिस्सा थी, उनके भी कभी किसी रुकने कौमी असम्बली ने
ISI के किसी कर्नल का नाम नहीं लिया। लेकिन मरियम नवाज ने पता नहीं कहाँ से वो नाम लिया था। उसके बाद ये इतला फैलाई गई कि उन कर्नल साहब को भी ओहदे से फारिग कर दिया गया। हालांकि हमारी इतला ये है कि एक जो ऑफिसर हैं जिन कर्नल साहब के बारे में बात हो रही है, उनकी रिटायरमेंट की दिन जो है वो आ गया था, यानी उनकी रिटायरमेंट, उनकी अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो गई थी और उसके अलावा कोई अखाड़ पछाड़ वहां पे नहीं हुई जिस तरह की एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। फिर एक और बड़ी खतरनाक कंट्रोवर्सी ऑपोजिशन की जानिब से ये क्रिएट की गई और जिसके मुतल्लिक शायद हमारी फौज को एहसास होगा और होना भी चाहिए कि किस तरह से ऑपोजिशन ने फौज को तकसीम करने की कोशिश की। और उस कंट्रोवर्सी के तहत इस तरह के ट्रेंड चलाए गए कि जैसे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद के दरमियान बड़े शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और जनरल बाजवा ये समझते हैं कि जनरल फैज हमीद पूरी तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कैंप में है और जनरल कमर जावेद बाजवा जनरल फैज हमीद के खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर सकते हैं। यानी फौज को एक तरह से तकसीम करने की कोशिश की गई और ये उस कोशिश का हिस्सा था जिसमें मरियम नवाज ने इससे पहले जनरल फैज हमीद को सिंगल आउट करने की कोशिश की थी, इस उम्मीद पर और इस आस पर कि बाकी जो जनरल्स हैं सीनियर, शायद वो इस बात पर कोई इत्मीनान का इजहार करेंगे या इस पर खुश होंगे। लेकिन मरियम नवाज शायद जो फौज का डिसिप्लिन है और बतौर इदारा जो उनका तरीकाकार है काम करने का, उससे शायद वाकिफ नहीं है कि फौज कभी भी इस बात पर खुश नहीं होती या इस बात पर उसका इत्मीनान नहीं होता कि उसके किसी एक जनरल को तो आप तनकीद का निशाना बनाएं और ISI जैसे अहम इदारे के चीफ को तनकीद का निशाना भी बनाएं और उस पर इल्ज़ामात भी लगाएं और बाकियों से ये तवक्को रखें कि वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे, यानी कुछ सियासतदानों के साथ खड़े हो जाएंगे। तो ये जो 2-3 कंट्रोवर्सीज खड़ी की गई थी, ये कंट्रोवर्सीज हाशमी साहब इस तरह से दम तोड़ गई कि जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से नाम भेजा गया था DG ISI के लिए, यानी जनरल नदीम अंजुम का, तो जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक जो 2 मुलाकातें हुई थी प्राइम मिनिस्टर की और आर्मी चीफ की, उन पर पहले ही इत्तफाक राय हो गया था। यानी एक जो बनीगाला में मुलाकात हुई थी, जो 1-on-1 मुलाकात थी, उसके बाद जो NCOC का विजिट किया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जनरल फैज हमीद ने, तो उस मौके पर भी एक मुख्तसर सी अलग मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर की और जनरल बाजवा की। तो उसमें तय कर लिया गया था कि जो एक ज़ाब्ते की गलती हुई थी, आप कह सकते हैं कि एक 3 नामों का पैनल भेजा जाना चाहिए था, लेकिन बाद में वो 3 नामों के पैनल का भी मामला इस वजह से ख़त्म कर दिया गया ताकि मज़ीद खदशात इस बात के पैदा ना हों कि कोई खलीज है सिविल हुकूमत के दरमियान और मिलिट्री क़यादत के दरमियान। लेकिन एक जो ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होनी थी, वो ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल हो गई। उसके बाद हमारे ज़राए ने हमें बताया और तस्दीक की कि जनरल नदीम अंजुम प्राइम मिनिस्टर हाउस गए, उनकी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकात हुई, बड़ी तफसीली मुलाकात थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनकी जो पेशा वाराना सलाहियतें थीं उन पर एतमाद का इजहार भी किया और ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके जो करीबी हल्के हैं वो पहले भी कह चुके थे कि मसला ये है ही नहीं कि जनरल नदीम अंजुम के नाम पर कोई प्राइम मिनिस्टर को एतराज़ हो। असल जो मसला था वो ये था कि ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी नहीं हुई थी और उससे पहले चूँकि जनरल फैज हमीद को अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कुछ अर्से के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बरकरार रखना चाहते थे, तो ये थोड़ा सा इशू था जिसको मिलकर हल कर लिया गया था। लेकिन आखिरी दिन भी बड़ी कोशिश की ऑपोजिशन ने कि वो इस किस्म की कंट्रोवर्सीज क्रिएट करें और ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की कंट्रोवर्सीज हैं। हाशमी साहब ख़ास तौर पर ISI चीफ और आर्मी चीफ के दरमियान इख्तलाफात की जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई और उसके बाद ये तासुर दिया गया नाम ले लेकर कि ISI के अंदर बड़े पैमाने पर अफसरान को हटा दिया गया है, उनको बरतरफ कर दिया गया है। तो हमारी जो फौजी क़यादत है उसको इस बात का यकीनी तौर पर एहसास होगा कि कौन इस वक्त कोशिश कर रहा है फ़ौज को तकसीम करने की, फ़ौज को और हुकूमत को लड़ाने की। और फ़ौज और हुकूमत को लड़ाने तक तो चले बात, फिर भी आप कह सकते हैं कि चलें अपोजिशन इसके अंदर से कोई सियासी फ़ायदा उठाना चाहती है, लेकिन ये बात तो किसी भी सूरत मेरा गुमान ये है कि फ़ौज के लिए काबिल कबूल नहीं होगी कि कोई भी सियासतदान हो, कोई और हल्के हों, किसी भी किस्म के अनासिर हों, कि वो फ़ौज के अंदर दरार डालने की कोशिश करें और फ़ौज के अंदर तकसीम करने की कोशिश करें। क्योंकि पूरी दुनिया का सबक ये है कि जिस फ़ौज में दरार पड़ जाए, जो फ़ौज तकसीम हो जाए, ना सिर्फ वो इदारा तबाह होता है
बल्कि वो मुल्क भी, उसकी जो बका है और उसकी सलामती है वो ख़तरे में पड़ जाती है और मुल्क जो है वो फिर बिखर जाते हैं। तो इसका पाक फ़ौज के नोटिस पे भी होगी यकीनन ये बात, ज़ाहिर है कि बिल्कुल जिस होगी तरह से सर। साफ़ियों के इल्म में है। और दूसरा, जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक ये भी हम बताएं कि ना सिर्फ ये मुलाकात हुई है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरह से पहले एक इत्तफ़ाक़ राय था, ये फैसला हतमी है कि जनरल नदीम अंजुम ही नए DG ISI होंगे। बिल्कुल सही सर, ऐसा ही होगा। लेकिन ये जो हाथ मिलाने का मौसम है ना राय साहब, शेख साहब ने बड़ी गहरी बात कर दी है। सवाल हुआ उनसे और उन्होंने कहा कि बताया जाना चाहिए कि कौन रातों को छुप छुप के मिल रहा है। सर किस तरफ इशारा है उनका, कौन मिल रहा है राय साहब? आपको पता होगा कौन मिल रहा है। देखिए आशू साहब, शहबाज शरीफ आए थे इस्लामाबाद और उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करना थी और उनकी कोशिश ये थी कि मैं कौमी असम्बली के फोरम पर ये जो DG ISI की तैनाती के हवाले से एक मखसूस और आप कह सकते हैं कि एक पेचीदा सूरत पैदा हुई थी, मैं इसको एक्सप्लॉइट करूँगा, इसको फ्यूल अप करूँगा और इसमें से कोई डील निकालने की कोशिश करूँगा। बाद में जनरल बाजवा की को खुशामद करूँगा। वो जनरल बाजवा जिनके मुतल्लिक शहबाज शरीफ के बड़े भाई मियाँ नवाज शरीफ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते रहे कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो हम तुम्हारा एहतसाब करेंगे और तुम्हें ये जो तुमने 2018 का इलेक्शन रिग किया है, जो मियाँ नवाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया, इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो शहबाज शरीफ की ख्वाहिश ये थी कि ये कंट्रोवर्सी और आगे बढ़े और उसके बाद वो जनरल बाजवा से कोई जाकर उनकी मिन्नत समाजत करें, को खुशामद करें और ये कहें कि मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान और मेरी पार्टी ने जो आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाए उस पर हमें कोई माफ़ी वगैरह दे दें और उसके नतीजे में वो कोई डील वगैरह हासिल कर लें। उसके बाद शहबाज शरीफ रावलपिंडी गए। अब रावलपिंडी के मुतल्लिक हम जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का शहर है, ताकतवर हल्कों का शहर है। GHQ की वजह से इसको रावलपिंडी कहा जाता है कि रावलपिंडी ताकतवरों का शहर है। तो शहबाज शरीफ वहाँ पर गए और चूँकि शेख रशीद वज़ीर दाखिला हैं और वज़ीर दाखिला के तौर पर बहुत सी सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ उनको रिपोर्ट करती हैं, तो उनके पास बड़ी सेंसिटिव किस्म की इंफॉर्मेशन भी होती है और वो उस इंफॉर्मेशन को एक फ़ाइल की सूरत में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी पहुंचाते रहते हैं। तो शेख रशीद से ये सवाल किया गया था एक्चुअली कि शहबाज शरीफ के मुतल्लिक ये इतलात आ रही हैं और ख़ास तौर पर ख़ुद मुस्लिम लीग नून भी ये इतलात फैला रही थी ताकि एक कन्फ्यूजन का माहौल पैदा हो, एक बहरानी सूरत हाल पैदा हो और हुकूमत भी परेशान हो। तो एक इस तरह की इतलात आ रही हैं, शहबाज शरीफ के मुतल्लिक सवाल किया गया शेख रशीद से कि उनकी कोई मुलाकातें हुई हैं रावलपिंडी में। तो उस पर शेख रशीद ने एक बड़ा मानी खेज जवाब दिया और वो जवाब ये था कि अगर इस किस्म की मुलाकातें हो रही हैं, ज़ेरे लब वो मुस्कुरा भी रहे थे, तो ये मखसूस मुलाकातें खुफिया नहीं रहनी चाहिए और इनको मंजर आम पर आना चाहिए और इनके हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आना चाहिए। इस तरह दो काम किए हैं शेख रशीद साहब ने। एक तो उन्होंने जो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं उनको ये मैसेज दिया है कि शहबाज शरीफ जो आपसे राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे इल्म में है। ज़ाहिर है कि हम हुकूमत में हैं तो हमें मालूम है कि शहबाज शरीफ इससे पहले भी किस तरह से बैक डोर के ज़रिए, जिसको पाकिस्तान की सियासत में चोर रास्ता कहा जाता है, उस रास्ते से इस्टेब्लिशमेंट से मिल मिला के डील्स करने की कोशिश करते रहे हैं और अब भी जो राब्ते कर रहे हैं वो हमारे इल्म में है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ज़्यादा अहम है हाशमी साहब, और दूसरा पहलू ये है कि इस हवाले से हमारी जो ज़राए से बात हुई है उनका कहना यह है कि शहबाज शरीफ के मुतल्लिक जो ये तासुर दिया जा रहा है कि उनकी जनरल बाजवा से मुलाकात हुई या फौजी क़यादत के किसी और मेंबर से मुलाकात हुई, ये तासुर मुकम्मल तौर पर गलत है, मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। ये अपोजिशन के कुछ हल्के, ख़ास तौर पर नून लीग के कुछ हल्के, ये तासुर जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और शेख रशीद ने तो ये आप कह सकते हैं कि हिफ्ज़ मा तक़द्दुम, एक सेफ साइड पे उन्होंने ये बात की ताकि एक मैसेज भी कन्वे हो जाए कि हमें मालूम है कि शहबाज शरीफ राब्ते कर रहे हैं, तो अगर आप इस किस्म की कोई मुलाकात वगैरह करेंगे तो ज़ाहिर है कि किसी भी हुकूमत के लिए ये एक नागवार बात होगी, क्योंकि इससे पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद भी इस बात का इज़हार कर चुके हैं कि कोई भी आर्मी चीफ हो तो उसको जो इस किस्म की पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है उसमें अपोजिशन लीडर्स के साथ वो मुलाकात करेंगे तो फिर वो जाके बाहर कोर्ट करेंगे, उससे एक नई कंट्रोवर्सी पैदा होती है और वो जो एक पेज का तासुर है वो एक पेज का तासुर भी ख़राब होता है। तो असल खबर ये है कि ये तो असल में शेख रशीद ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का
एक बिटवीन द लाइंस मैसेज कन्वे किया है, लेकिन दूसरी जानिब से भी, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी किसी किस्म की हमारे ज़राए जो बड़े मुसद्दका ज़राए हैं, और आप जब ज़राए की बात करते हैं तो आपको पता होता है कि कौन से ज़राए ऐसे हैं जिन पर आप एतमाद कर सकते हैं, तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस इम्प्रेशन को रद्द किया है कि शहबाज शरीफ की कोई मुलाकात हुई है जनरल बाजवा से या किसी भी मिलिट्री क़यादत के किसी और मेंबर से। और इसमें हाशमी साहब, सबसे अहम बात यह है कि हमारी जो मिलिट्री है उसकी याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो इतनी जल्दी इस बात को भूल जाए कि ये जो PDM थी, जिसका मुस्लिम लीग नून यानी मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान जो एक मरकज़ी किरदार थे PDM के, उन्होंने किस तरह से फ़ौज पर कितने खौफनाक किस्म के हमले किए, इनको आलमी सतह पर बदनाम करने की कोशिश की। आलमी इदारों से कहा जाता रहा कि हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ एक्शन लें, और आप ये कह लें कि जो आप 2-4 इंटरव्यूज़ किए गए, उनका मकसद ही ये था कि फ़ौज को आलमी सतह पर इस तरह से उसके ऊपर इल्ज़ामात लगा के दबाव में लाया जाए, और फ़ौज फिर वो दबाव डाले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर, और किसी तरीके से फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से जान छुड़ाई जाए। लेकिन इस दौरान हुआ क्या? हुआ ये कि सारा जो नज़ला है वो फ़ौज पर गिरा, सारे इल्ज़ामात फ़ौज पर लगाए गए और फ़ौज को बदनाम किया गया। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता, या मेरे जैसे जो तज्ज़ियाकार हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ देखते हैं, उन्हें नहीं लगता कि फ़ौज ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से भुला सकती है। राय साहब, ये अपॉर्चुनिस्टिक किस्म की अपोजिशन है, जब उन्हें कोई मुद्दा नज़र आएगा वो तहरीक हो जाएंगे। हमने यही देखा है अभी पिछले 3 सालों के अंदर। पहले अपने केसेस का मामला था जहां पर जान छुड़ानी थी, छुड़ाई, जेलों में गए, बाहर आए, डीलों के ज़रिए गए, या टाइम हमने देखा कि गुजारा गया किसी तरह। फिर इन्होंने इलेक्शन की बात करना शुरू कर दी, फिर और अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलती गई जहाँ पर ये हुकूमत को के ख़िलाफ़ जो है वो बैशिंग कर सकें। फिर महंगाई की अब बात को पकड़ा गया, और अब पूरे मुल्क के अंदर ऐलानात किए जा रहे हैं कि हम महंगाई के ख़िलाफ़ सड़कों पर आएंगे, और यूनियन काउंसिल की सतह पे MNAs MPs को मुतहर्रिक किया जा रहा है। ये दोनों पार्टीज यानी पूरी अपोजिशन का राय साहब यही हाल है इस वक्त। लेकिन राय साहब, इस पूरे सिचुएशन में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म। एहतजाज पूरे मुल्क में, ख़ुसूसन पंजाब में बहुत सारे इलाकों के अंदर जो इंटरनेट सर्विस है उसको बंद कर दिया गया, ताकि ऑब्वियसली जब कम्युनिकेशन नहीं होगी पैगाम आगे तक नहीं पहुंच सकेगा। ये भी हमें चीज़ नज़र आ रही है। आपके नज़दीक सर क्या इतलात है? क्योंकि आपको याद होगा इन्होंने, राना सनाउल्लाह साहब ने तो कहा था कि जब नवाज शरीफ साहब लॉन्ग मार्च होगा और इस्लामाबाद की तरफ होगा तो हम पहुंच जाएंगे, और उससे पहले ये कहते रहे कि हमने अपनी दूसरी क़यादत को, जो टियर 4थे पे या 5वें पे बैठी हुई है, कि वो ये छोटे छोटे एहतजाज करे। और इसमें उन्होंने वकला को भी कहा शामिल हों, जो बाकी आपकी जो जितनी भी तंजीमें हैं, समाजी तंजीमें हैं, उनको भी कहा शामिल हों, ताजिर बरादरी को भी कहा शामिल हो। तो अब एक नया स्टेज हमें नज़र आ रहा है। मौलाना साहब के मदरसे के बच्चे और अब ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एहतजाज, अगर ये इकट्ठे हो गए ऐसा, फिर क्या होगा? देखिए आशफी साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जिस किस्म के मुतालबात हैं और जिस किस्म का निज़ाम राइज करने की वो बात करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो मौक़िफ़ है और रियासत मदीना के हवाले से जो उनके नज़रियात हैं वो कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। अब इशू ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चाहते ये हैं कि एक सिस्टमेटिक तरीके के तहत रियासत मदीना का जो तस्वुर है उसको एक आप बाज़ाब्ता शक्ल दे के एक निज़ाम के तहत नाफिज करें। यानी ये ना हो कि आप उसको कोई जलसे जुलूसों के ज़रिए, कोई धरनों के ज़रिए वो नाफिज करें, क्योंकि अगर आप उस तरीके से उसको नाफिज करने की कोशिश करेंगे तो वो देर पा भी नहीं होगा, उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी होगी, उसकी फिर बहुत ज़्यादा मुखालफत भी होगी, और बहुत से अनासिर ऐसे हैं जो इंटरनेशनल अनासिर वो उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे और रियासत पाकिस्तान को पनिश करेंगे। मिसाल के तौर पर जिस तरह से ये बात की गई कि यूरोपीय यूनियन से हमें बहुत बड़ा झटका लग सकता है कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिस तरह के मुतालबात कर रही है, अगर वो तमाम मुतालबात मान लिए जाएँ एज़ इट इज़ फौरी तौर पर, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो ख़ुद, आपको पता होगा और सब हमारे व्यूअर्स को, और ख़ुद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुन हैं उन्हें भी बड़ी अच्छे तरीके से मालूम होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रियासत मदीना के तस्वुर को किस तरह से आगे लेकर चलना चाहते हैं और कितनी बड़ी एक अथॉरिटी कायम की है। अभी 2 दिन पहले उन्होंने
12 रबीउल अव्वल के मौके पर जो तकरीर की उसमें उन्होंने अपना पूरा विजन जो है वो एक्सप्लेन किया है। लेकिन उसके बावजूद अब हुकूमत को ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है हाशमी साहब, इसको बहुत जिम्मेदारी के साथ देखना पड़ेगा। इसमें हुकूमत को किसी किस्म का कोई ऐसा रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहिए कि जो रास्ता तशद्दुद की जानिब जाए, क्योंकि ये इतना एक हसास इशू है कि इसके ऊपर पूरी एक तहरीक खड़ी हो जाएगी। फिर हमें ये पता है कि अपोजिशन जो है वो इस वक्त मौके तलाश कर रही है। जिस तरह से उसने DGISI की तैनाती के हवाले से एक कंट्रोवर्सी तलाश करने की कोशिश की, क्रिएट की, और वो कुछ किसी हद तक कंट्रोवर्सी थी भी, लेकिन उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर उन्होंने अपना सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की। और अब इतलात ये हैं कि अपोजिशन भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ये यकीन दहानी करवा रही है कि हम भी आपके साथ शरीक होंगे, और इसी सिलसिले में उन्होंने जुम्मे के रोज़ एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है, यानी अपोजिशन जमातों ने भी, ताकि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज में मिल जाएँ। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए कि ये जो सियासी अनासर हैं ये उनकी तहरीक से कुछ सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, और ये कोई उनके हमदर्द नहीं है। तो इस पूरे इशू को इसलिए हाशमी साहब बहुत पीसफुली रिजॉल्व करना ज़रूरी है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इनका जो कोई हाई लेवल डेलीगेशन हो, चाहे वो साद रिजवी साहब उसकी सदारत करें, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनको मुलाकात के लिए बुला लें, उनसे मुलाकात कर लें और इसको पीसफुली रिजॉल्व करें। क्योंकि जो हमें नज़र आ रहा था आज से 1 महीना पहले तक कि इस हुकूमत के लिए किसी किस्म के कोई चैलेंजेस नहीं हैं, बड़े स्मूथ एक सेलिंग थी इस हुकूमत की, और ऐसा लग रहा था कि 2023 का इलेक्शन भी इमरान खान जीतेंगे, और PDM का वजूद मुकम्मल तौर पर मिट चुका था। वो खुद बड़े मायूस थे और उनको कोई वे आउट नज़र नहीं आ रहा था कि हम इस बंद गली से कैसे निकलें। लेकिन पिछले 2 हफ्ते में जिस किस्म के वाक़यात हुए, उसके बाद ये जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाला मामला हुआ, तो इस पूरी सूरत हाल में अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कोई उनका मुशीर या वज़ीर या कोई और मशवरा देने वाला ये मशवरा देगा कि इसको पूरी कुव्वत से निपटा जाए तहरीक लब्बैक के हवाले से, तो ये एक हाशमी साहब बड़ा बैकफायर हो सकता है। क्योंकि पूरी अपोजिशन जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ खड़ी हो जाएगी, और इस बात को कोई भी तस्लीम नहीं करेगा, या आप ये कहें कि आवाम को इस तरह से गुमराह करने की कोशिश की जाएगी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का मौक़िफ़ जो है वो रियासत मदीना के हवाले से वो नहीं है कि जो होना चाहिए। हालांकि जो अपोजिशन है इससे पहले तो इस किस्म के इल्ज़ामात लगाती रही है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस मुल्क को एक मजहबी स्टेट बनाना चाहते हैं और एक मजहबी रियासत बनाना चाहते हैं, और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर तनकीद करते रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बिल्कुल जो उन्होंने एक्सप्लेन किया था अपनी 12 रबीउल अव्वल की तकरीर में, तो पूरा उन्होंने जो रोड मैप बताया था वो एक ज़्यादा मौसर रोड मैप नज़र आता है, जिसके अंदर आपकी रियासत को पनिश नहीं किया जाएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से, और आप रियासत मदीना का जो हदफ हासिल करना चाहते हैं उस तरफ एक मस्बत तरीके से पेशकदमी भी कर सकते हैं। लेकिन हमें मालूम है कि दुनिया में इस वक्त जिस किस्म के हालात हैं और जिस किस्म के इंतहा पसंदी के हवाले से नज़रियात डुअल स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बनाए हुए हैं, तो ये जो धरनों के मनाजिर और ये जो फुटेजेस हैं, जब ये इंटरनेशनल चैनल्स पर चलेंगे, जब रॉयटर्स की AFP की फीड जो है उसमें ये सारे मनाजिर आएंगे, CNN, BBC और बाकी जो अल जज़ीरा और दीगर इंटरनेशनल चैनल्स हैं, जब वो ये विजुअल चलाएंगे तो उसके बाद फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको बड़े नेगेटिवली देखेगी। इसलिए इसका बेहतर हल ये है कि बिल्कुल भी इनके खिलाफ कोई तशद्दुद भी ना किया जाए, इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है, खुद इन्वॉल्व हों, क्योंकि ये जो 1-2 चैलेंजेस हैं हाशमी साहब, ये PDM को जिंदा कर सकते हैं। और 2023 के इलेक्शन में जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक बहुत क्लियरली नज़र आ रहा था कि वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी, तो ये चैलेंजेस उनके उस गोल में रुकावट बन सकते हैं। इसलिए इस वक्त होशमंदी से काम लेना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, ये था दो टोक। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने कहना।